नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे, उम्मीद करता हूँ। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। मैं मुकेश हूँ और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं मुकेश सरगुजा यूट्यूब चैनल। तो आइए हम अपना जो सीरीज जो चल रहा था हमारा छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा का, जो 2022 तक का हम उधर पिछले अपने पार्ट्स में देखे, यानी कि कुल 18 पार्ट्स में इसको हम देख चुके हैं। और हमारा ये जो 19वां पार्ट्स होगा, ये है हमारा आज शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का है। और व्यापम द्वारा जारी मॉडल स्तर पर आधारित जो है ये सेट ए का तो प्रश्न था। 2023 में शिक्षक भर्ती के लिए पूछा गया प्रश्न था। कुल 150 प्रश्न देखेंगे हम और इसमें भाग वाइज देखेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं अपना पहला जो है भाग, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें 30 प्रश्न हम देखेंगे। इसी के साथ हिंदी इंग्लिश देखते जाएंगे। और ये शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा है 2023 का प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि मैं पूर्व में ही बता चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको हम लोग PYQ कहते हैं, ये किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उसकी जो जान होती है वो यही होती है। क्योंकि व्यापम की बात करें तो व्यापम अपना जो पैटर्न है उस इसी पैटर्न पे लेके चलता है। और वो प्रश्न बनाने का जो तरीका है वो किस तरीके के पार्ट से किस तरीके का प्रश्न बनाता है, उस सब चीज़ों को जानेंगे। क्योंकि कुछ परसेंट 50% या 50% से कम कहें, उसी से इर्द गिर्द घूमने वाली जो प्रश्न है उसको लेके आने वाले भर्तियों में लेके आता है, डालता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला प्रश्न देखेंगे हम, खाली स्थान में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी की ओर लेके चलते हैं। सी हमें बताता है 3 वर्ष में। क्योंकि आमतौर पर बालक 18 महीने तक रंगों की पहचान करना सीखने जाते हैं। वे 2.5 साल से 3 साल तक की उम्र तक अलग अलग रंगों के नाम बता सकते हैं। हालांकि कभी कभी यह माता पिता के लिए निराशजनक हो सकता है, क्योंकि रंग सिखाना अन्य गतिविधि जैसे संख्याएं पढ़ाना लिखना जैसा आसान नहीं है। दूसरा प्रश्न देखेंगे हम कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो इसका जो सही बुद्धि, अगर सही ऑप्शन हम जाएं तो हम सी की ओर लेके जाता है। सी हमें बताता है कि थॉर्नडाइक जो थे, उन्होंने बुद्धि लब्धि का सिद्धांत दिया था। यानी कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो थॉर्नडाइक हैं। क्योंकि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांतों में बुद्धि को विभिन्न कारकों का मिश्रण माना है, जिसमें कई योग्यताएं निहित होती हैं। उनके अनुसार किसी भी मानसिक कार्य के लिए विभिन्न कारक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। थॉर्नडाइक इस बात को भी मानते हैं कि व्यक्ति में कोई न कोई विशिष्ट योग्यता अवश्य पाई जाती है, परंतु उसका यह भी मानना है कि व्यक्ति की एक विषय की योग्यता से दूसरे विषय में योग्यता का अनुमान लगाना कठिन है। जैसे कि एक व्यक्ति यांत्रिक कला में प्रवीण है तो यह आवश्यक नहीं कि संगीत में भी वह निपुण होगी या होगा। प्रश्न तीसरा देखते हैं हम कि सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर ले चलते हैं। सी हमें बताता है कि पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। यानी कि सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। मनोविज्ञानी जो है इसके स्किनर ने भी कहा है कि सृजनात्मक विचारक वह है जो नवीन क्षेत्रों की खोज करता है, नवीन अवलोकन करता है एवं नवीन निष्कर्ष निकालता है। सृजनात्मक बालक के गुण अगर कोई है तो वह है प्रवाह और लचीलापन है, मौलिकता और नवीनता है, अपसारी चिंतन है, विचारों की स्वतंत्रता है और अमूर्त चिंतन की योग्यता है और नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता है। प्रश्न 4 की ओर अगर हम बढ़ें तो 4 हमसे पूछता है कि खाली स्थान अधिगम अक्षमता में शामिल अगर नहीं है, तो उसका जो सही आंसर हम ले चलते हैं वो ऑप्शन नंबर डी की ओर ले चलते हैं। और डी कहता है कि मानसिक विकलांगता यही तो है जो अधिगम अक्षमता में शामिल नहीं है। क्योंकि अधिगम अक्षमता में शामिल विकलांगता शामिल नहीं है, बाकी ये मानसिक विकलांगता में शामिल है। क्योंकि एक व्यापक विकृति है जिसमें किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता गंभीर रूप से सीमित होती है। आइए देखते हैं अधिगम अक्षमता क्या क्या है ऑप्शन के अनुसार। तो ऑप्शन ए में दिया है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया वह है जब वह एक अधिगम अक्षमता है जो पढ़ने में समस्या से संबंधित है। और दूसरा है डिस्ग्राफिया है, यह एक कमी है जो सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को प्रभावित करती है। और तीसरा है डिसकैलकुलिया, जो यह एक ऐसा क्षमता है जो शिक्षार्थियों को गणितीय गणना करने की क्षमता को प्रभावित करती है। प्रश्न 5 देखेंगे हम, विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने से सबसे प्रमुख भूमिका खाली स्थान की होगी। अगर वो कोई होगी तो ऑप्शन नंबर बी की ओर ले चलते हैं। और बी हमें बताता है कि विद्यालय प्रमुख होता है। विद्यालय प्रमुख इसलिए होता है कि विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में प्रमुख भूमिका विद्यालय प्रमुख की होती है। वह इसलिए होती है क्योंकि विद्यालय की जो संस्कृति है, विद्यालय संस्कृति को मार्गदर्शक विश्वासों और मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो एक
स्कूल के संचालन के तरीके से स्पष्ट होते हैं। विद्यालय संस्कृति का उपयोग उन सभी मनोवृत्तियों, अपेक्षित व्यवहारों और मूल्यों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जो विद्यालय के संचालन को भी प्रभावित करते हैं। विद्यालय संस्कृति कुछ मुख्य विशेषताएं भी हैं जिनको हम जानेंगे। वह ये है कि सकारात्मक विद्यालयी संस्कृति विश्वास और समझ से सहयोगी संबंधों का निर्माण करते हैं। दूसरा है, एक सकारात्मक विद्यालय संस्कृति वाले व्यक्ति जानते हैं कि लोक क्षमता और सुधार की गुंजाइश होती है। तीसरा कहता है कि सकारात्मक विद्यालय संस्कृति बेहतर समूह कार्य की सुविधा देती है। और चौथा हमें कहता है कि सकारात्मक विद्यालय संस्कृति टीम संघर्ष को कम करती है। और पांचवा कहता है कि सकारात्मक विद्यालय संस्कृति मिलजुल कर कार्य करना सिखाती है। प्रश्न 6 है कि समावेशी शिक्षा में हमेशा खाली स्थान अभिप्रेरणा देती है। अगर वो कोई है तो ऑप्शन नंबर सी की ओर ले चलते हैं। और सी हमें कहता है कि सकारात्मक होता है, क्योंकि समावेशी शिक्षा जिसको हम लोग कहते हैं कि समावेशी शिक्षा से आशय उस शिक्षा प्रणाली से है जिसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों से अलग शिक्षा देने की विरोधी है। यानी कि समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता। विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शिक्षा या फिर शैक्षिक गतिविधि में भाग लेने का अधिकार देता है। आइए जानते हैं कि समावेशी शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं, वो महत्वपूर्ण है। इसको जानना हमारे लिए और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है समावेशी शिक्षा की दृष्टि से। तो पहला कहता है कि समावेशी शिक्षा प्रभावशाली कमजोर औसत हर वर्ग के बालकों के लिए है। और दूसरा कहता है कि यह अपंग बालकों को उनके व्यक्तित्व अधिकारों के रूप में भी स्वीकार करता है। और तीसरा कहता है कि समावेशी शिक्षा वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था करता है। और चौथा हमें बताता है कि समावेशी शिक्षा में शिक्षक द्वारा आत्मीय एवं मित्रवत व्यवहार का प्रयोग किया जाना है। और पांचवा व अंतिम बताता है कि यह विशिष्ट बालक को आत्मनिर्भर कर उन्हें समाज की मुख्यधारा से भी जोड़ता है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा में हमेशा सकारात्मक अभिप्रेरणा देनी चाहिए जिससे बालक अपने अधिगम को अच्छा कर सके। प्रश्न 7 देखेंगे हम कि एक शिक्षक विद्यार्थियों से सामूहिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। अगर कोई है तो हम आपको ऑप्शन नंबर सी की ओर ले चलते हैं। और सी हमें बताता है कि आदर्श रूप में बर्ताव कर। तो ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि किसी शिक्षक के चरित्र तथा स्वभाव का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से विद्यालयों पर पड़ता है। यह वह शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव करे तो स्पष्ट रूप से विद्यार्थियों के मूल्यों का विकास निश्चित ही होगा। शिक्षक का आदर्श रूप बर्ताव कुछ है जिसको आपको हमको समझना उचित है। तो आइए मैं समझाता हूं कि नम्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए शिक्षक को, और शिक्षक को सहयोग की भी भावना होनी चाहिए। और शिक्षक में जाति एवं धर्म की बात नहीं करते हैं। शिक्षक जाति धर्म की बात नहीं करना चाहिए विद्यालय में। ईमानदारी पूर्वक कक्ष का संचालन करते हैं, यानी कि ये ईमानदारी होकर काम शिक्षा को पढ़ाना चाहिए। बच्चों को पाठ को अच्छी बातें समझाना चाहिए। और सभी बच्चों में साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं, यानी कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न 8 देखेंगे हम कि समावेशी शिक्षा द्वारा खाली स्थान दूर किया जा सकता है। अगर कोई है तो हमें ऑप्शन नंबर सी की ओर ले चलते हैं। और सी हमें बताता है कि भेदभाव को ही दूर किया जा सकता है। तो आइए क्यों भेदभाव को दूर किया जा सकता है, चीजों को समझते हैं। क्योंकि समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक विशिष्ट है और उसे कक्षा में विविध प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। बच्चे की योग्यताएं भी अलग अलग हो सकती हैं। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा में विभिन्नता का होना आम बात है। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत भी यही है कि एक सामान्य शिक्षक अपनी कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों के लिए मार्गदर्शक बने। जिस प्रकार हमें हमारे संविधान में भी सभी समानता का अधिकार प्राप्त है, उसी प्रकार समावेशी शिक्षा में भी सभी छात्रों को एक समानता या फिर समान माना जाता है। उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा द्वारा भेदभाव को दूर किया जा सकता है। प्रश्न 9 देखेंगे हम कि सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की अगर सहायता लेनी चाहिए, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर हम ए की ले चलते हैं। और ये हमें कहता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी विचार मंथन की ओर। यानी कि हम ये कहें कि सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को ब्रेन स्टॉर्मिंग विचार मंथन विधि का प्रयोग करना चाहिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग कहने का तात्पर्य है कि जब कोई रचनात्मक दिमाग एक साथ काम करते हैं और समान सीखने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने विविध सोच प्रतिमानों को लागू करते हैं, इसे ही ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। सृजनात्मकता के पोषण के लिए अध्यापक द्वारा किए जाने वाला जो कार्य है वो हम देखेंगे कि छात्रों को कई तरीके से उत्तर तैयार करने के लिए भी प्रोत्साहित करना, छात्रों को विविध प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान करना, पूछताछ के मॉडल विकसित करने में छात्रों की सहायता करना। प्रश्न 10 देखते हैं। प्रश्न 10 कहता है कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल अगर सही है, कोई माहौल सही है तो ऑप्शन नंबर ए की ओर ले चलते हैं। और ये हमें कहता है कि शिक्षार्थियों को छूट देना
ये छूट देना क्या सीखना है और कैसे सीखना है, यही बात कहता है। तो देखते हैं कि भाई क्यों कहता है और किस लिए कहता है। तो शिक्षार्थियों को यह छूट देना क्या सीखना है और कैसे सीखना है, इसके बारे में कुछ निर्णय लेने की अनुमति देकर सहायक शिक्षण के माहौल को और अधिक निरंतर और जीवंत निम्न प्रकार से बनाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा में बाल केंद्रित दृष्टिकोण के बढ़ावा देकर शिक्षा छात्रों को कभी कभी बहुत देर तक स्लाइड न दिखाकर उनका ध्यान अपने पर केंद्रित करना, बच्चों को स्वतंत्र और स्वेच्छा से अपनी गति से काम करने देना, बच्चों के अनुभव को प्रधानता देना और सीखने का अवसर देना। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि छात्रों को कुछ निर्णय लेने की अनुमति देना सहायक वातावरण के लिए भी उपयुक्त और सही माना जाता है। प्रश्न 11 देखेंगे हम कि बच्चों का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित अगर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी की ओर लेके चलते हैं। और डी हमें बताता है कि ये सभी के अंतर्गत आते हैं मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, क्योंकि बच्चे का मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास विद्यालय और शिक्षक के द्वारा ही प्रभावित होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि उसको और डिटेल से अगर समझे हम, तो मानसिक विकास का विद्यालय और शिक्षण का कुछ प्रभाव है। तो विद्यालय का उचित वातावरण, समुचित पाठ्यक्रम, प्रभावशाली शिक्षण विधियां तथा समाज का उच्च स्तर बालक के मानसिक विकास में परस्पर सहायता या फिर सहायक होते हैं। दूसरा हम देखेंगे इसी में कि सामाजिक विकास का विद्यालय और शिक्षक का कोई प्रभाव है, तो वह है शिक्षक सामाजिक एकता और समावेशित को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कक्षा में छात्र विविध पृष्ठभूमियों, संस्कृतियों और अनुभवों से आते हैं। शिक्षक एक समावेशी और स्वागत योग्य वातावरण को बढ़ावा देते हैं। फिर इसी में तीसरा देखेंगे हम कि संवेगात्मक विचारकार विद्यालय और शिक्षण प्रभाव अगर कोई है, तो विद्यालय बच्चे के जीवन और शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे एक संरचित वातावरण प्रदान करते हैं जो शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक विकास को भी बढ़ावा देते हैं। प्रश्न अगर हम 12 देखें, तो 12 हमसे पूछता है कि एक बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 के बीच है, तो वह खाली स्थान का है, तो उसको हम कह सकते हैं कि सामान्य बुद्धि है, क्योंकि 90 से 110 जो होता है सामान्य बुद्धि का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि बुद्धि लब्धि जो है, बुद्धि लब्धि तर्क करने और समस्याओं को हल करने की क्षमता का एक पैमाना है। यह एक अनिवार्य रूप से यह बताता है कि अपने आयु या वर्ग के लोगों की तुलना में कितना अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता है। एक सामान्य बुद्धि लब्धि जो है 90 से 110 के बीच में ही होती है। जब किसी व्यक्ति की मानसिक आयु उसकी वास्तविक आयु के बराबर होती है, तो उसे औसत बुद्धि कहा जा सकता है या कहा जाता है। बुद्धि वर्गीकरण और बुद्धि सीमा अगर इधर दिया है, तो आइए हम देखते हैं। प्रतिभाशाली हम किसको कहते हैं? 140 वर्ष से अधिक को प्रतिभाशाली कहते हैं। और बेहतर हम किसको कहते हैं? 120 से 130 जिसकी बुद्धि लब्धि होती है, जिसको हम IQ कहते हैं, उसको हम बेहतर कहते हैं। और औसत से अगर ऊपर हम कहें, तो औसत से ऊपर क्या होता है? तो 110 से 120 होता है, उसको औसत से ऊपर कहते हैं। और औसत हम अगर ये कहें कि 90 से 110 यानी कि औसत या फिर सामान्य बुद्धि हम कहते हैं। प्रश्न 13 देखते हैं कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि अगर कोई है, तो वह कौन सी है? तो इसका सही आंसर हम ऑप्शन नंबर सी की ओर ले चलते हैं। और सी हमें बताता है कि विकासीय विधि है, क्योंकि बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन का सर्वोत्तम तरीका विकासात्मक विधि होता है। इस विधि में बच्चे के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भावात्मक तथा सामाजिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हार्लाक के अनुसार विकास की प्रक्रिया गतिशील होती है और विकासात्मक परिवर्तन का उद्देश्य बालक में पर्यावरण के साथ समायोजन का योग्यता प्राप्त करना होता है। प्रश्न 14 अगर हम देखें, तो समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का अगर कोई कारण है, तो ऑप्शन नंबर डी की ओर चलते हैं। और डी हमें बताता है कि उपरोक्त सभी है। और उपरोक्त सभी के अंतर्गत हम देखेंगे कि शिक्षक में शिक्षण कौशल की कमी, सामाजिक मनोवृत्ति और पाठ्यक्रम होता है। कहने का तात्पर्य है कि समावेशी शिक्षा के दौरान अनेक समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वह है समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याएं हैं, जिसमें हम पहला देखेंगे शिक्षक में शिक्षण कौशल की कमी। समावेशी शिक्षा में विशिष्ट एवं सामान्य बालक तथा अक्षम बालक सभी एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं, और यही कारक है कि एक शिक्षक में उन सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा हम देखते हैं इसी में कि सामाजिक मनोवृत्ति है। जब हम जिस देश या समाज में रहते हैं, यहाँ के लोगों की सामाजिक मनोवृत्ति की विशिष्ट बालकों को नकारात्मक भावना से देखना है, उसे मन में नकारात्मक भावना होता है कि यह बच्चा अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। तीसरा हम इसी में देखेंगे कि पाठ्यक्रम क्या है। तो पाठ्यक्रम जो होता है, समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम निर्माण करते समय इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए कि पाठ्यक्रम लचीला, उपयोगी, सरल तथा स्पष्ट शब्दों में सामान्य एवं विशिष्ट बालक या अक्षम बालक सभी के अनुरूप होना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का कारण उपयुक्त या फिर उपरोक्त सभी सही है।
प्रश्न 15 देखते हैं, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहे पर किसने किया? तो चूहा पे अगर किसी ने प्रयोग किया तो ऑप्शन नंबर बी की ओर ले चलते हैं और बी में मैकडूगल जी हैं, क्योंकि वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग जो है मैकडूगल ने किया था। मैकडूगल ने पानी से भरे बर्तन में चूहों को छोड़ दिया। बर्तन से बाहर आने के दो मार्ग थे, प्रकाशित मार्ग और अंधकार युक्त मार्ग। प्रकाशित मार्ग में बिजली का झटका लगता था और अंधकार मार्ग में नहीं लगता था, अतः सभी चूहे झटके से परेशान होकर अंधकार वाले मार्ग से बाहर निकलते थे। यानी कि कह सकते हैं कि 23 पीढ़ियों के अध्ययन में पाया गया कि पहली पीढ़ी में चूहे ने 165 बार त्रुटियां की और 23वीं पीढ़ी में सिर्फ 25 बार। तो अतः स्पष्ट है कि अर्जित गुणों का अगली पीढ़ी में हस्तांतरण होता है। प्रश्न 16 देखेंगे हम कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि हमें गलत की ओर जाना है और हमारा जो गलत ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि बी कहता है कि विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। यही इसका सही आंसर है, क्योंकि विकास के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि विकास प्रगतिशील, सुव्यवस्थित और पूर्वानुमेय परिवर्तनों का स्वरूप है जो गर्भाधान से शुरू होता है और जीवन भर चलता है। विकास की कुछ प्रकृति है जिसको हमको आपको जानना बहुत उपयुक्त और महत्वपूर्ण है। तो कहता है कि विकास आजीवन होता है, विकास बहुदिशात्मक होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था में अनेक खतरे हैं, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, अतः यह स्पष्ट है कि विकास उकसाने का बढ़ावा देने से नहीं होता है। प्रश्न 17 देखेंगे कि ICIDH का पूर्ण नाम क्या है? ICIDH का पूर्ण नाम अगर कोई है तो ऑप्शन नंबर डी की ओर ऑप्शन नंबर हम बी की ओर ले चलते हैं। बी हमें कहता है कि क्षति, अक्षमता और निःशक्तता का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण होता है, क्योंकि ICIDH यानी कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड होता है। हिंदी में इसका पूरा नाम हम जानेंगे तो क्षति, अक्षमता और निःशक्तता का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण ICIDH हानि, विकलांगता और विकलांगता का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण है। यह WHO द्वारा जारी रोग परिणामों का मैनुअल है और वर्तमान में यह 2 संस्करणों से मौजूद है। तो इसमें हम देखेंगे कि ICIDH फर्स्ट जो है 1980 में जारी हुआ और ICIDH जो इसका दूसरा है कुछ संशोधन करके इसका 2001 में जारी हुआ। प्रश्न 18 देखेंगे हम कि बालक का विकास होता है, तो बालक का विकास कैसे होता है? तो इसका जो सही आंसर हम ए की ओर लेके चलते हैं और ए कहता है कि सिर से पैर की ओर होता है, यानी कि बाल विकास 2 दिशाओं से होता है, एक सिर से पैर की दिशा में और दूसरा निकट से दूर तक होता है, यानी कि बीच से बाहरी तरफ जाता है। तो कहने का मतलब है कि मस्तकाधोमुखी जिसको हम लोग बोलते हैं मस्तिकाधोमुखी, यह प्रदर्शित करता है कि विकास लंबवत अधोमुखी दिशा में अर्थात सिर से पैर तक आगे बढ़ता है। यही कारण है कि बच्चा चलना शुरू करने से पहले सिर पर नियंत्रण हासिल करता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उपरोक्त वर्णित विकास का सिद्धांत मस्तिकोधामुखी यानी कि सिर से पैर की ओर कहलाता है, यानी सिफेटोकोडल कहलाता है। प्रश्न 19 से खाली स्थान से मानसिक विकार का संबंध अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए की ओर चलते हैं, क्योंकि शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से नहीं है, क्योंकि मानसिक विकास जो होता है किसी समस्या को समझने, सीखने, तर्क करने, विचार करने और समझने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है। यानी कि यह कोई कारकों से प्रभावित हो सकता है, जिसमें परिवार का माहौल, माता पिता का रिश्ता, जन्मजात क्षमता, जैविक परिपक्वता, सामाजिक प्रभाव, संतुलन, माता पिता का रिश्ता आदि भी शामिल होते हैं। आइए देखते हैं कि मानसिक विकास की कुछ विशेषताएं हैं, आपको हमको जानना बहुत उचित है। तो इसमें पहला है संकल्पना निर्माण, दूसरा है सहयोग अभिवृत्ति, तीसरा है संवेदना और सक्षम, चौथा है तर्क और निर्णय, पांचवा है स्मृति का विकास, छठवां है अवबोध की क्षमता। अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षार्थियों का वजन एवं ऊंचाई मानसिक विकास से संबंधित नहीं है। इसी के साथ हम 20वां प्रश्न अगर देखते हैं तो 20 प्रश्न हमसे पूछता है कि एनसीएफ राष्ट्रीय पाठशाला 2005 की रूपरेखा कौन सी दृष्टिकोण से सहमत नहीं है, यानी कि हमें गलत की ओर चलना है और गलत हमें यह बताता है। ऑप्शन नंबर सी की ओर ले चलते हैं और सी हमें कहता है कि शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना चाहिए, यही तो गलत है। जी नहीं, राष्ट्रीय पाठशाला एनसीएफ 2005 कहता है कि एनसीएफ 2005 भारत के स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में भी कार्य करता है। अतः हम यह कहते हैं कि एनसीएफ 2005 की रूपरेखा की अगर दृष्टिकोण से देखें तो ये भी आपको हमको जानना बहुत उचित है
उचित इसलिए है क्योंकि एनसीएफ 2005 समावेशी शिक्षा प्रणाली को भी प्रोत्साहित करता है। एनसीएफ 2005 विद्यालय के बाहर के जीवन को ज्ञान से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह सुनिश्चित करना है कि सीखने को रटने के तरीके से दूर रखना है, ताकि बच्चा रट के नहीं समझ के सीखे, और हर बच्चे की अनोखी जरूरत के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। और लास्ट एवं अंतिम है कि बच्चे के सामाजिक और सांस्कृतिक संवर्गों में विविधता को भी समझना बहुत उचित होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि एनसीएफ 2005 के दृष्टिकोण के तहत शिक्षक को ही हमें केंद्र बिंदु मानने की बात से सहमत नहीं है, क्योंकि हमारी जो केंद्र बिंदु है वो बच्चे हैं, पाठ्य पुस्तक है, कक्षा का वातावरण है, इन सब चीजों पे लेके चलना है। इसी के साथ हम देखें प्रश्न 21 नंबर अगर जब हम पहुंचते हैं, 21 हमसे पूछता है कि खाली स्थान के कारण प्रतिभाशीलता अगर होती है तो ऑप्शन नंबर डी की ओर ले चलते हैं, और डी हमें कहता है कि बी और सी का समायोजन है। तो बी और सी में हम देखेंगे अनुवांशिक और वातावरण अभिप्रेरणा, यही हमें बताता है, क्योंकि बालक की प्रतिभाशीलता में अनुवांशिक रचना तथा वातावरणीय अभिप्रेरणा का सापेक्षिक महत्व होता है। ये दोनों परिणाम एक दूसरे के पूरक तथा सहायक होते हैं। बालक के व्यवहार की प्रत्येक विशेषता इन्हीं की अंतःक्रिया का फल होती है। अतः हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य को अगर जानने के लिए प्रतिभाशाली व्यक्ति 140 से उच्च बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति है। प्रतिभाशीलता वातावरण और अनुवांशिक कारक दोनों के कारण होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अनुवांशिक कारकों में वे सभी कारक शामिल होते हैं जो हमें अपने माता पिता से विरासत में तो मिलते हैं। ये कारक विशिष्ट सामाजिक वातावरण के साथ साथ तालमेल होने के परिणाम स्वरूप व्यक्तित्व विकास के योगदान करते हैं। प्रश्न 22 की ओर जब हम पहुंचे तो 22 हमें पूछता है कि समावेशी शिक्षा में खाली स्थान की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगर वो कोई है तो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि संसाधन शिक्षक। तो यह कहता है कि समावेशी शिक्षा में संसाधक शिक्षक की भी अपनी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि संसाधन शिक्षक एक संसाधन शिक्षक पेशेवर होता है जो विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों को छोटे समूह में निर्देश प्रदान करता है। आमतौर पर संसाधन शिक्षक छात्रों को संसाधन कक्षा में संज्ञानात्मक, शारीरिक एवं भावनात्मक आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए सीखने को अनुकूलित करने के लिए शिक्षण उपकरण और रणनीतियां डिजाइन करते हैं। यानी कि हमको देखना ये होगा कि संसाधन शिक्षण के कुछ कार्य हैं। तो आइए हम सब मिलके इस कार्य को जाने, समझें और अपने दिमाग में बैठाएं। तो डेटा का अवलोकन करके और परीक्षण बनाकर किसी छात्र की सीखने की क्षमता का आकलन करना, किसी व्यक्ति की सीखने की क्षमताओं और शैली के लिए पाठ्य योजनाओं को संशोधित करना, व्यक्तिगत योजनाओं और उपकरणों के साथ कक्षा शिक्षकों की सहायता करना, छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए उपयुक्त रणनीतियां और गतिविधियां डिजाइन करना। प्रश्न 23 जब हम पहुंचे तो 23 हमसे पूछता है कि भारतवर्ष में बाल विकास कब अगर प्रारंभ हुआ, तो हम ऑप्शन नंबर ए की ओर ले चलते हैं, और ए हमें बताता है कि 1930 में, क्योंकि बाल विकास किसी भी बालक के जीवन का प्रारंभ उसके मां के गर्भ में गर्भधान करने के साथ ही शुरू हो जाता है। बाल विकास के अंतर्गत कभी भी बच्चे के बड़े होने के साथ उसमें होने वाली सभी प्रकार के परिवर्तन के बारे में जानकारी रखी जाती है। यानी कि हम ये कहें कि जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के जन्म से लेकर परिपक्वता तक का अध्ययन किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि बाल विकास का अगर इतिहास हम देखें तो बाल विकास की शुरुआत सबसे पहले प्लेटो महोदय ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में बालक पर प्रशिक्षण के प्रभाव का वर्णन किया है। यानी कि बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ भारत में बाल विकास के अध्ययन का प्रारंभ जीजूभाई बधेगा जी के प्रयासों से हुआ था। यानी कि भारत में सर्वप्रथम बाल विकास के अध्ययन का प्रारंभ कोलकाता विश्वविद्यालय में सन 1930 में किया गया था। प्रश्न 24 की ओर जब हम पहुंचे तो 24 हमसे पूछता है कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर अगर हम कह पाए तो हम ऑप्शन नंबर सी की ओर ले चले, और सी हमें कहता है कि अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन हम लोग किसको कहते हैं, तो अपसारी चिंतक जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अपसारी चिंतक का अर्थ विषय से परे सोचना है। अपसारी चिंतन की प्रक्रिया शिक्षार्थियों के मस्तिष्क में सृजनात्मकता को उभारने के लिए प्रोत्साहित करती है। यानी कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स का तात्पर्य रचनात्मक और नवीन तरीके से सोचने से है। अक्सर समस्या को एक अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग में हम देखेंगे कि बिगेन विथ ए प्रॉम्प्ट और जनरेट मेनी सॉल्यूशन। तो इस प्रकार उपयुक्त बिंदुओं से यह स्पष्ट होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोच
अलग अलग सोच अपसारी चिंतन से संबंधित है। अपसारी चिंतन हम लोग जिसको हम लोग एवस्टिक थिंकिंग कहते हैं, सॉरी डाइवर्स्टिक थिंकिंग कहते हैं, वो समस्याओं को समझने के लिए है। प्रश्न 25 देखते हैं कि वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि, तो उन्होंने कहा, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर चलते हैं। भाई उन्होंने क्या कहा? बी हमें बताता है कि यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है। यानी कि वाइगोत्स्की साहब थे, वो सामाजिक अंतरक्रिया क्रिया प्रसूता का नियम दिए। यानी कि सोवियत मनोवैज्ञानिक जो है लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत का तात्पर्य इस विचार से है कि सामाजिक अंतरक्रिया बाल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि लेव वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में सामाजिक अंतरक्रिया के महत्व पर 3 अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है। पहला है अधिक जानकर अन्य, अधिक जानकार अन्य, यानी कि MKO। दूसरा है मचान, जिसको हम लोग इसके फोल्डिंग कहते हैं। और तीसरा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि ZPD। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है। प्रश्न 26 की ओर हम चलते हैं और 26 हमें कहता है कि समावेशी शिक्षा में शामिल है, तो उसको आप बताइए। तो उसको बताने के लिए हम ऑप्शन नंबर डी की ओर चले, और डी हमें बताता है कि उपरोक्त सभी है, और उपरोक्त सभी को पढ़े तो हमें पता चला कि शारीरिक रूप से बाधित बालक होता है, मानसिक रूप से बाधित बालक होता है, और सामाजिक रूप से बाधित बालक होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा उन सभी बच्चों को शिक्षित करने का एक उपागम है जो शिक्षा प्रणाली में उपेक्षा के जोखिम में है। समावेशी शिक्षा अपेक्षा करता है कि सभी शिक्षार्थी सामान्य शैक्षिक प्रावधानों तक पहुंच के माध्यम से एक साथ सीखे। यानी कि समावेशी शिक्षा की विशेषताएं है कि समावेशी शिक्षा गरीबी और बहिष्कार के चक्र को तोड़ने में मदद करती है। यानी कि समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बालक शामिल हैं, जैसे शारीरिक रूप से बाधित बालक, मानसिक रूप से बाधित बालक और सामाजिक रूप से बाधित बालक होते हैं। इसी के साथ अब जब हम आगे बढ़े तो हमको प्रश्न नंबर 27 मिला, और 27 हमसे पूछा कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है। तो इसको जब हम जानने के लिए हम ऑप्शन नंबर ए को पहुंचे, ए हमें बताया कि बुद्धि, क्योंकि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक JP गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन की अवधारणा का प्रस्तावना दिया, यानी कि प्रस्ताव दिया। अभिसारी चिंतन कहता है कि यह एक ऐसी क्षमता को प्रदर्शित करता है जो एक सही समाधान पर पहुंचने के लिए अनुवर्ती तार्किक कदमों से संबंधित है। इसके लिए रचनात्मकता की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह बुद्धि के बराबर है। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि गिलफोर्ड के अनुसार अभिसारी सोच बुद्धि के समान अर्थ में प्रयोग किया है। प्रश्न 28 देखेंगे हम कि एलेक्सिया है क्या। एलेक्सिया है क्या? तो एलेक्सिया एक प्रकार का पढ़ने की क्षमता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमें बताता है कि पढ़ने की क्षमता है। फिर हम इसके आगे बढ़े तो एलेक्सिया के बारे में जाने, तो एलेक्सिया एक शब्द है जिसे पढ़ने में आंशिक या पूर्ण क्षमता का वर्णन किया गया है। एलेक्सिया के कई अलग अलग उपक्रम होते हैं, लेकिन सभी में यह विशेषता है कि प्रतिभावित या प्रभावित रोगी सामान्य रूप से नहीं पढ़ सकता है, जिससे पढ़ना धीमी गति से या असंभव हो और समझ विकसित न हो। प्रश्न 29 में पहुंचे तो 29 हमें पूछता है कि NVLD का अर्थ क्या है। तो NVLD का अर्थ को जानने के लिए हम ऑप्शन नंबर ए को देखें, तो ये हमें बताया कि अशाब्दिक सीखने की क्षमता है। और ये अशाब्दिक सीखने की क्षमता आखिर है क्या? तो NVLD का अर्थ है कि नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि अशाब्दिक सीखने की क्षमता है। यानी कि NVLD एक शब्द है जो कौशल के एक विशिष्ट समूह के साथ चुनौतियों को संदर्भित करता है। यानी कि NVLD की विशेषता दृश्य स्थानिक प्रसंस्करण और सामाजिक हानि में मुख्य कमी है। यानी कि गणितीय तर्क, नेत्र संबंधी स्मृति और सामाजिक कौशल में कमी शामिल है। प्रश्न 30 देखेंगे हम कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। तो उसको हम ऑप्शन नंबर सी की ओर पहुंचे, और सी हमें बताया कि समृद्धकरण कार्यक्रमों के साथ पढ़ाएंगे। यानी कि मेधावी छात्र वे हैं जो समान उम्र के अन्य छात्रों की तुलना में बौद्धिक, रचनात्मक, कलात्मक या नेतृत्व की गुणवत्ता या विशिष्ट शैक्षणिक विषयों जैसे क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मेधावी छात्रों को पढ़ाने के तरीके हैं, इन्हें संदर्भ पुस्तकें देना और पढ़ने और नोट्स बनाने के लिए कहना, छात्रों से अगली कक्षा के परीक्षा पत्र का उत्तर देने के लिए कहना। तो ये मेधावी छात्र की बात है। इसी के साथ CDP का भाग समाप्त हुआ। अब हम हिंदी के भाग में पहुंच चुके हैं, और हिंदी को पढ़ने से पहले 2 मिनट पानी पी लेते हैं।
यहाँ पे 2 मिनट रोकूंगा आप लोगों को, इसलिए रोकूंगा कि जब आप इस पूरे सीरीज को जब आप पढ़ेंगे या सुनेंगे या देखेंगे, जो वीडियो है सीटेट का, सीजीटेट का, तो आप उसको लगातार पढ़ के आएंगे। जब शिक्षक भर्ती वाले पार्ट में पहुंचेंगे तो सीडीपी का या फिर कुछ प्रश्न है, आपको हूबहू लगेगा कि पूर्व में व्यापम के द्वारा इन सब प्रश्नों को तो पूछा गया है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसा कि मैं अभी शब्दों को या अभी सवालों को पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 50% से ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए गए हैं। कुछ के प्रश्न के बोल घुमा दिए गए हैं, लेकिन उत्तर वही आएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम हिंदी। जिसका उत्तर, हिंदी ये देखते हैं हम, जिसका उत्तर पद प्रधान हो एवं प्रथम पद गौण हो कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसका उत्तम पद प्रधान हो लेकिन प्रथम पद गौण हो कहलाता है तत्पुरुष समास। यानी कि जिसका उत्तर पद प्रधान हो एवं प्रथम पद गौण हो तत्पुरुष समास कहलाता है, तथा समास करते समय बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे गृहागत, गृह को आगत, शोकाकुल, शोक से आकुल, है नहीं। प्रथम पद जिसका उत्तर पद प्रधान हो लेकिन प्रथम पद गौण हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 32 देखेंगे हम। 32 प्रश्न में पहुंच गए हैं कि अस्थिरता के कारण कहीं ना कहीं, या कि अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना का भाव व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। दिए गए विकल्पों में धोबी का कुत्ता न घर का घाट का लोकोक्ति का अर्थ है यानी कि अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना। वाक्य में अगर प्रयोग करके देखें इस लोकोक्ति को तो हमें यह समझ में आता है कि महेश ने ज्यादा पैसा कमाने के लालच में नौकरी छोड़ दी और व्यापार शुरू किया, जो कि नहीं चल पाया व्यापार। अब उसकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी है, जो न घर का हुआ न घाट का हुआ। प्रश्न 33 पहुंच गए हम कि निम्नलिखित प्रश्न में अनेकार्थी शब्द दिया गया है, एक अर्थ शब्द के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। अनेकार्थी शब्द है यानी कि बेला, एक फूल, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, है नहीं। क्या पूछता है, प्रश्न को फिर से समझते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में अनेकार्थी शब्द दिया गया है, एक अर्थ शब्द के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए, है ना। अनेकार्थी शब्द दिया गया है, एक अर्थ शब्द के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ हमको बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिए गए शब्द बेला का अनेकार्थी शब्द है, एक फूल, बर्तन, समय तथा वक्ता। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द प्रयोग में आते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, ये भिन्न भिन्न प्रसंगों के अनुसार ग्रहित हैं। जैसे बलि का अर्थ राजा बलि, बलिदान, उपहार कर। प्रश्न 34 देखेंगे हम कि कर्णोद्वार इनमें से कौन सी संधि है। तो कर्णोद्वार अगर कोई संधि है तो गुण संधि है, क्योंकि दिए गए शब्द कर्णोद्वार में गुण स्वर संधि है। इसका संधि विच्छेद कर्ण प्लस उद्गार होगा। यदि अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे जीर्णोद्वार, जीर्ण धन उद्गार, चंद्रोदय, चंद्रधन उदय। प्रश्न 35 की ओर हम जाएं तो लाघव चिन्ह में से कौन सी है। तो लाघव चिन्ह वो है ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि दिए गए विकल्पों में लाघव चिन्ह है। संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, उत्तर करके शून्य लिखते हैं, फिर प्रदेश करके शून्य लिखते हैं, छोटा सा डॉट बनाते हैं, वही है। फिर क्या बोलते हैं, प्रयाग, प्रनी यानी प्रयागराज नगर निगम, ऐसे हम छत्तीसगढ़ हम लोग लिखते हैं छ ग, बीच में लगा देते हैं बिंदु, बिंदु यानी कि गोला, वही है लाघव चिन्ह। डॉक्टर में भी लगा देते हैं शॉर्ट फॉर्म में डॉक्टर। तो यही है सही आंसर। ऑप्शन नंबर 36 में पहुंचे हम। तो उपसर्ग की विशेषता होती है, उपसर्ग की विशेषताएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी की ओर चलते हैं। बी हमें कहता है 3, क्योंकि उपसर्ग उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती हैं। शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, जैसे प्र प्लस बल बराबर प्रबल। दूसरा है शब्द का अर्थ उल्टा होना, शब्द का अर्थ उल्टा होना, जैसे अप प्लस यस, अपयस। शब्द के अर्थ में कोई खास बदलाव न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करता है, जैसे परिधन भ्रमण यानी परिभ्रमण। 3 हो गया। प्रश्न 37 देखेंगे हम। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु शब्द होगा जो प्रमाण से सिद्ध न हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपरिमेय होगा, क्योंकि कहने का मतलब है कि जिसकी नाप तोल न हो सके, अपरिमेय। क्या बोलता है, वाक्यांश शब्द हेतु शब्द में से जो प्रमाण से सिद्ध न हो, क्या बोलते हैं, अपरिमेय।
जो प्रमाण से सिद्ध न हो, अप्रमेय। उत्तर के सामने की दिशा, अवाची। आदि से अंत तक, अघोपांत। ठीक है। प्रश्न हम 38 देखेंगे, हनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर चलते हैं। सी हमें कहता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि दिए गए वाक्य हनी तेज दौड़ती है में तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, जो कि शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि बताते हैं। उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्रिया के होने की रीति यानी कि ढंग को बता रहा है, अतः यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। प्रश्न 39 देखेंगे हम कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ है। तो मुहावरे का अगर अर्थ है तो देखते हैं क्या मुहावरा है। कंठ का हार होना, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुत अधिक प्रिय होना। यानी कि दिए गए मुहावरे कंठ का हार होना का अर्थ है बहुत अधिक प्रिय होना। वाक्य प्रयोग, राजा दशरथ के लिए उनके पुत्र राम उनके कंठ का हार थे। प्रश्न 40 देखेंगे हम कि कल्पांत कौन सी संधि है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह स्वर संधि है, क्योंकि दिए गए शब्द कल्पांत में दीर्घ स्वर संधि है। यदि अ, आ, ई, उ और री के बाद वे ही हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ और री हो जाते हैं। कल्पांत का संधि विच्छेद कल्प धन अंत होता है। जैसे अनाभाव बराबर अन धन अभाव, धर्मार्थ यानी बराबर धर्म धर अर्थ। प्रश्न 41 से युग्म शब्द बताइए। प्रश्न 41 से युग्म शब्द बताइए। तो इति का सही अर्थ भेद होगा, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समाप्ति, सफल की बाधा। दिए गए युग्म शब्द इति का सही अर्थ भेद है, समाप्ति फल की बाधा, समाप्ति फसल की बाधा। फिर कहता है हिंदी में ऐसे अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं जिनका उच्चारण प्रायः समान होता है किंतु अर्थ में भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द अथवा युग्म शब्द कहते हैं। जैसे चीर बराबर पुराना, चीर बराबर कपड़ा, रीत बराबर जगत की व्यवस्था और ऋतु बराबर मौसम। प्रश्न 42 देखेंगे हम संज्ञा प्रायः रहती है, तो ऑप्शन नंबर डी में होगा उक्त तीनों पुरुष में रहती है, क्योंकि तीन पुरुष कौन कौन से हैं? अन्य पुरुष में, मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष, तीनों में रहती है। संज्ञा प्रायः उक्त तीनों पुरुषों, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष में रहती है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। प्रश्न 43 देखेंगे हम, प्रेरणार्थक क्रिया के कितने रूप होते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 रूप होते हैं, क्योंकि जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे काटना से कटवाना। प्रेरणात्मक क्रिया के 2 भेद हैं। पहला है प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया, जैसे पिताजी बच्चों को पढ़ाते हैं। दूसरा है द्वितीयक प्रेरणात्मक क्रिया, जैसे पिताजी बच्चों को राम से पढ़वाते हैं। यहाँ पहले वाक्य में कर्ता पिताजी पढ़ने की क्रिया स्वयं न करके बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा देता है। अतः यहाँ पढ़ाते हैं कि क्रिया, पढ़ाते हैं क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। दूसरे वाक्य में कर्ता पिताजी दूसरे कर्ता राम और बच्चों को पढ़ाने की प्रेरणा देता है। अतः पढ़वाते हैं क्रिया द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रश्न 44 देखेंगे हम, वाचन के कितने प्रकार होते हैं? तो वाचन के 2 प्रकार होते हैं, क्योंकि वाचन ऑप्शन नंबर बी सही, क्योंकि वाचन के 2 प्रकार, सस्वर वाचन तथा मौन वाचन। स्वर सहित वाचन को सस्वर वाचन कहते हैं। सस्वर वाचन मुखर होता है तथा विद्यार्थी पढ़ने के साथ बोलता भी है, जबकि मौन वाचन में बिना ओठ हिलाए चुपचाप मनन पूर्वक अवधान सहित वाचन किया जाता है। प्रश्न 45 देखेंगे हम कि भाषा कौशल का रूप है, तो ऑप्शन नंबर सी की ओर ले चलते हैं। सी हमें कहता है उपरोक्त दोनों में कौन सा? बोलना, सुनना और लिखना पढ़ना, क्योंकि मानव अपने विचारों का आदान प्रदान मुख्य रूप से 4 प्रक्रियाओं तथा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना द्वारा करता है। भाषा से संबंधित इन चारों प्रक्रियाओं को प्रयोग करने की क्षमता ही भाषा कौशल कहलाती है। ये चारों कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं तथा मानव में भाषाई विकास को विस्तार देते हैं। प्रश्न 46 है, नौकर ने कहा कि जिस दुकान में गया था उसमें दवा नहीं मिली, यह कौन सा वाक्य है?
तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिश्र वाक्य है। क्योंकि दिया गया वाक्य नौकर ने कहा कि जिस दुकान में गया था उसमें दवा नहीं मिली, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। क्योंकि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अन्य वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो। हिंदी प्रश्न 43 देखेंगे हम कि हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 52 है। क्योंकि हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की जो संख्या है वो 52 है, जिसमें 11 स्वर तथा 41 व्यंजन है। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न 48 है खिड़की शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि खिड़की जो है देशज शब्द है। क्योंकि दिया गया शब्द खिड़की देशज शब्द है। देशज वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का तो पता नहीं चलता, लेकिन ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसलिए इन्हें देशज कहते हैं। जैसे खिचड़ी, डिबिया, कटोरा, जूता इत्यादि। प्रश्न 49 देखेंगे हम कि गुण का अनेकार्थक शब्द होगा, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि रस्सी होगा। क्योंकि दिए गए शब्द गुण का अनेकार्थक शब्द रस्सी, कौशल, स्वभाव, विशेषता इत्यादि हिंदी में कुछ ऐसे शब्द प्रयोग में आते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रसंगों के अनुसार ग्रहित हैं, जैसे अर्थ, धन, मतलब, कारण। इसलिए प्रश्न 50 है वर्ण अड़ का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि मूर्धन्य से होता है। क्योंकि दिए गए वर्ण अड़ का उच्चारण मुख के मूर्धन्य भाग से होता है, यानी कि स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान निम्नवत है ना। केटी एम दी हो, केटीएम दी हो, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो क से क ख ग घ ङ, तालु से च छ ज झ अंज्ञा, और फिर बोलता है मूर्धा से त थ द ध, ट ट ठ ड ढ अड़। ठीक है, तो इसी यही होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 51 है अंशु इंजीनियर बन गई होती यदि पॉलिटेक्निक की परीक्षा पास हो जाती। इस वाक्य में कौन सा काल दृष्टिगोचर हो रहा है, तो इस काल में ऑप्शन नंबर सी यानी कि हेतु भूतकाल हो रहा है। क्योंकि दिए गए वाक्य अंशु इंजीनियर बन गई होती यदि पॉलिटेक्निक की परीक्षा पास हो जाती, हेतु भूतकाल है। हेतु भूतकाल में हेतु मदद में भूतकाल से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण न हो सकी, जैसे वह मेहनत करता तो सफल हो जाता। प्रश्न 52 देखेंगे हम मनोहर शब्द में संधि है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि विसर्ग संधि है। मनोधर मन धन हर बराबर मनोहर होता है कि दिए गए शब्द मनोहर में विसर्ग संधि है, इसका संधि विच्छेद है मन धन हर है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यदि विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ग आए, या य र ल व स या य र ल व ह रहे, तो विसर्ग का उ हो जाता है और यह उ पूर्ववर्ती अ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। जैसे पयोधर, पयः धन धर बराबर पयोधर, सरोवर, सरह धन वर बराबर सरोवर। प्रश्न 53 देखेंगे हम कि केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय, केंद्रीय और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है। इसका सही नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इत और ता। तो दिए गए शब्द केंद्रित यानी कि केंद्र धन इत और अधिकता अधिक धनता में क्रमशः इत और ता प्रत्यय है। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे भला शब्द में आई प्रत्यय लगाने से भलाई शब्द बनता है। प्रश्न नंबर हम देखेंगे 54 एकता शब्द का पर्यायवाची होगा, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक की होगा। क्योंकि दिए गए शब्द एकता का पर्यायवाची शब्द एक होगा। एकता के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं एकत्व, सहमति, समानता, अभिन्नता, मेल जोल इत्यादि। प्रश्न 55 देखेंगे हम अनंत का विलोम है, तो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि ससीम है। ससीम होता है शब्द है, विलोम देखते हैं सबका। न्यून का विलोम है अधिक, निर्वाय का अनिर्वाय, इति का अर्थ, और अनंत असीम का अंत ससीम होता है। इसके साथ हम अंग्रेजी भाग में पहुंच गए हैं। रीड अंग्रेजी भाग में बोलता है रीड द फ्लोइंग पोएम द ईगल। ही क्लैप्स द कार्ज विथ crooked hand close to the sun in lonely lands, ride with the exore word he stands
The wrinkled sea beneath him crawls. He watches from his mountain's walls, and like a thunderbolt he falls. After Alfred Lord Tennyson. So now answer the question number 56 to 62 has on the above poem. पोएम से क्वेश्चन बनाना है हमको 56 से 62 तक. तो देखते हैं. In the phrase the wrinkled see the underline words is a example of. तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा. पार्टिसिपल है ना, पास्ट पार्टिसिपल होगा. फिर इसके बाद हम पार्टिसिपल में मतलब ए पार्टिसिपल द टिपिकली एक्सप्रेस कंप्लेंट एक्शन कैल्ड पास्ट पार्टिसिपल. क्वेश्चन नंबर 57 है. फिल इन द ब्लैंक्स लाइक द थंडरबोल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ. जिसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिमिली. उपरोक्त प्रश्न के द्वारा लिंक्ड थंडरबोल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ स्मेल एंड विकल्प उपयुक्त नहीं है, अतः विकल्प सी सही होगा. क्योंकि स्माइल ए वर्ड्स आर फ्रेज दैट कंप्रेस समथिंग टू समथिंग else using the words like or as. For example, face like a mask on, right as, so. The use of such words and phrase. Question number 58 है. The correct IPA. Question number 58 है. The correct IPA representation of the words croquet is. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि KRKI. क्वेश्चन नंबर 59 है. इन द फ्रेज इन लोनवी लैंड द अंडरलाइन वर्ड्स इज एन एग्जांपल ऑफ. तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि एडजेक्टिव. क्वेश्चन नंबर 60 है. 60 में हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे विच वर्ड्स इन द पोएम हैज नॉट बीन यूज्ड एज ए वर्ब. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्लोज होगा. क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 61. विच ऑफ द वर्ड्स इन द गिवन पोएम डिनोट्स द मीनिंग्स ब्राइट ब्लू इन कलर. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एज्योर. क्वेश्चन नंबर 62 है. इन द ओपनिंग लाइन देयर इज ए रिपीटेशन ऑफ द साउंड के. व्हाट इज द फ्यूचर नाउन अस. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एलिट्रेशन. क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे रीड द फॉलोइंग पैसेज है 63 से 70 तक पैसेज है. तो 63 नंबर पर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि हिस्ट्री टीचर अस अबाउट लाइकली आउटकम इन द गिवन सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड्स इज. सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन नंबर 64 है. वी मे रिपीट मिस्टेक बट एट लास्ट वी हैव द opportunity to avoid them. By which of the following conjugation the underlined words cannot be replaced in the given context. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि hence. क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे. It is the thoughtful examination of the phrase that have shaped the course of human life. पहला है history is just a kind of asking question to the part. दूसरा है history is the study of those cases and effect which affect human civilization. तीसरा है history is just chronicling the case of human evolution. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओनली सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे हम कि in the light of the given passage read the given statements. The benefit of the study of history is the broad range of human expression which in cover war and phrase are creatively covered and are nation and international affair. दूसरा है human nature is a important part of history है ना. emotion like passion, great and
insecurity have influenced the shaping of world's affair now which of the following statements is correct। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी होगा देयर इज नो connection between first and second। क्वेश्चन नंबर 67 है which of the following statement due to authors negate about the study of history, है ना, it is borrowing। दूसरा है it is memorization of names that detail dates and place। तीसरा है it is a thoughtful examination of the force that have shaped the course of human life। तीसरा है it is the examination of event from the past and driving inference about current event। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ एक एंड फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 68 है वी कैन एग्जामिनिंग events from the past and them draw inference about correct event। What is not the meaning of the underlined word is the given sentence in the context of the given passage। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गैस। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे हम। 69 कहता है कि इन द पैसेज कंट्री टू मीन्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 70 है, यानी 70 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट अरेंज विथ द गिवन पैसेज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 71 से क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे हम। रीड द गिवन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड। led in activist generally involve looking at the picture around a text or at the title and trying to predict what the text will be above। दूसरा है warmers are often used to raise students energy levels or to make them feel comfortable before the main learning of the lesson start। Now choose the correct option। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड टू। क्वेश्चन नंबर 72 है रीड द गिवन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड। एरर्स करेक्ट व्हेन learners try to say something that is beyond their current level of knowledge of language processing। ये भी सही है। दूसरा है slips up or simply because your attention is somewhere else that moment। दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, यानी कि ए सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73 है रजिस्टार इन द लैंग्वेज टीचिंग कॉन्टेक्स्ट मीन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा द टाइपिंग ऑफ लैंग्वेज फॉर्मल ऑफ इनफॉर्मल दैट इज यूज्ड इन पैथ ऑफ राइटिंग। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 74 देखेंगे हम। एज पर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT methodology which of the following is not a prescription for grammar teaching। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यूज द डिडक्टिव फ्रॉम द टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 75 है रीड द गिवन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड। पहला है लैंग्वेज एक्विजिशन इज ए सबकॉन्शियस प्रोसेस सिमिलर टू दैट बाय विच चिल्ड्रेन एक्वायर देयर फर्स्ट लैंग्वेज। दूसरा है लैंग्वेज लर्निंग इज ए कॉन्शियस प्रोसेस एंड इज द प्रोडक्ट ऑफ either a formal learning situation or a self-study program। Now choose the correct option। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 है द फर्स्ट listening task MR Ashutosh given his student as usually on is which they have to decide on the general meaning of the text। Which aspect of listening is it? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिस्टनिंग ऑफ गेस्ट। क्वेश्चन नंबर 77 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज टेस्टिंग विच स्टेटमेंट इज नॉट डिस्क्राइबल। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द टीचर शोल्ड ट्रीट द सोर्स द सम एज थॉट ऑन फाइनल एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 78 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद
रिग्रेन regret to suggestopedia is not correct. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द instructor is by definition the except the judge and the evaluator of the performance. Question number 79 है, read the given statement first and two. The objective of remedial teaching is to give an additional help to pupils who from one reason or another have fallen behind the rest of the class in the English language. दूसरा है, some many have poor memory, poor level of motivation, short span of attention in work situation or associate behavioral problem. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज ए आर्गुमेंट एंड सेकंड इज एक्सप्लेन. क्वेश्चन नंबर 80 यानी कि 80 है, जो इंग्लिश का अंतिम प्रश्न है. रीड द गिवन पैसेज. राजू वाज सरप्राइज्ड बिकॉज अंजू was much faster at running than he was, but after he found out that her mother Usha had won a medal for running at the Olympic. Here the is second sentence given us a possible reasons why Anju was so good at running, but we only understand that this is a reason if we know that Olympic runners are very good. We used your knowledge of the words to see the sense connection between the two sentences. Here this phenomenon is called. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोहेरेंस. अब हम एक, तो इसमें हम 30 क्वेश्चन हम देखे सीडीपी के, 25 क्वेश्चन देखे हम इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन हम देखे हिंदी के, कुल 80 क्वेश्चन देख लिए हैं. अब हम गणित देखेंगे. गणित का 81 प्रश्न है. एक वृत्त की त्रिज्या में इतनी वृद्धि की जाती है कि इसकी परिधि 5% बढ़ जाती है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 10.25% हो जाएगा. प्रश्न नंबर 82 है, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तब लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 50% होगा. इसमें बताया है कि 8 पेन का विक्रय मूल्य, 12 पेन का क्रय मूल्य. तो पेन का विक्रय मूल्य 12, पेन का विक्रय मूल्य 12 और पेन का क्रय मूल्य 8, तो 3 रुपया हो गया ये, है नहीं. तो 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, 3/2, तो 3 में 2 माइनस कर दिए, 3/2, 3 - 2/2 गुणित 100, 50, तो 50% हो गया इसका. प्रश्न नंबर 83 देखेंगे. प्रश्न नंबर हम 83 देखेंगे. यदि 5x बराबर 6y बराबर 30 का घात 7 है तब xy बटे x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 होगा. क्वेश्चन नंबर 84 है, a/b/c बराबर 2/3/4 है, तब a/b बराबर b/c बराबर c/a बराबर होगा. तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 8:9:24 होगा. इसी के साथ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85. एक आयत का क्षेत्रफल 460 मीटर स्क्वायर है. यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर हम 86 देखेंगे. 86 कहता है, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 तब x² प्लस 1/2x का मान ज्ञात करें. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7 होगा. दो समानांतर श्रेणियों 3, 7, 11, 15 तथा 30, 33, 36, 39 के पहले n पदों का योग समान है तब n का मान ज्ञात करिए. तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 55 होगा. प्रश्न 88 है, एक यात्री मोटरसाइकिल से 10 घंटे यात्रा करता है. आधी दूरी पर 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है. तय की गई दूरी ज्ञात करिए. तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 224 किलोमीटर होगा. प्रश्न 89 है, दिए गए चित्र में O
दो जीवाओं ए बी और सी डी का परिक्षेप बिंदु इस प्रकार है कि ओ बी बराबर ओ डी तथा कोण ए ओ बी सी बराबर 45 अंश तब कोण ओ ए सी और ओ डी बी है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि समद्विबाहु और समरूप है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। तीन घन जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है जिसके विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तब घनों की भुजाओं की माप है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न 91 देखेंगे हम। प्रश्न 91 देखेंगे हम। 91 कहते हैं 16% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 2280 रुपये का कर्ज चुकाने के लिए कितना त्रैमासिक भुगतान करना होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 250 रुपये करना होगा। प्रश्न 92 है कि कोण ए बी सी माइनस बटे कोण डी ई एफ और कोण ए बी सी तथा कोण डी ई एफ का परिमाप क्रमशः ए बी सी तथा डी ई एफ का परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। यदि बी सी बराबर 9 सेंटीमीटर है तो ई एफ बराबर कितना होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5:5.4 होगा। प्रश्न 93 देखेंगे। x का मान अज्ञात करें यदि ए ओ बी एक सरल रेखा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि 47 होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है। यदि x प्लस 1 वाई बराबर 1 वाई प्लस 1 बटे जेड बराबर 1 तब जेड प्लस 1 बटे एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 होगा। प्रश्न 95 पे नीचे दिए गए पाई चार्ट के एक शहर के शिक्षित व अशिक्षित महिलाओं और पुरुषों का प्रतिशत दिया गया है। यदि कुल पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 25 लाख तो मतलब 2,50,000 तो शिक्षित पुरुषों एवं महिलाओं के बीच कितना अंतर है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 500 होगा, क्योंकि दिए गए पाई चार्ट से शहर के शिक्षित पुरुषों तथा शिक्षित महिलाओं के बीच के प्रतिशत अंतर है 35-33 प्रतिशत अंतर है 35-33 बराबर 2%। तो अभिष्ट संख्या 2/100 × 25 तो बराबर 5000 होगा। प्रश्न अब हम देखेंगे सामान्य विज्ञान का प्रश्न है। कुल 15 प्रश्न मिलेंगे इसमें। सामान्य विज्ञान में कहता है कि प्रश्न नंबर 96 है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का भाग है। तो कंप्यूटर का भाग ऑप्शन नंबर डी है यानी कि प्रोसेसर भी है, क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू भी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम भी है, मदरबोर्ड भी, यानी कि दिए गए सभी विकल्प कंप्यूटर के भाग हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती है। यह किसी डेटा को कम समय के स्टोर करने तथा उसे सीपीयू को तेजी से भेजने में काम आती है। मदरबोर्ड सीपीयू रैम व कंप्यूटर के अन्य भाग में संचार स्थापित करता है। प्रश्न 97 देखेंगे, स्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि इस्पात है, क्योंकि स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है, क्योंकि उच्च जंगरोधी तथा उच्च प्रतिधारक क्षमता से युक्त है, अर्थात यह चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी चुंबक बनाए रखने में सक्षम होता है। वे पदार्थ जो कमरे के तापमान पर अपने लौह चुंबकत्व गुण को बनाए रखते हैं स्थायी चुंबक कहलाते हैं। प्रश्न 98 यानी 58 है, विद्युत चुंबक की तरंगों के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वो विकिरण कहलाता है, क्योंकि विद्युत चुंबक की तरंगों के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण कहलाता है। जैसे सूर्य की ऊष्मा का पृथ्वी तक आना ऊष्मा स्थानांतरण की अन्य विधियां चालन तथा संवहन है। चालन मुख्य रूप से ठोसों में होती है, इसमें ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। तरल या गैसों में ऊष्मा स्थानांतरण अणुओं की वास्तविक गति के कारण होता है, इसे संवहन कहते हैं। प्रश्न 99 है, निम्नलिखित में से धुआओं का कौन से गुण है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है यानी कि उपरोक्त सभी हैं, क्योंकि धुआओं के गुण जैसे ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। इनमें तन्यता क्षण भंगुरता का गुण पाया जाता है। ये उच्च गलनांक वाली चमकदार तथा ठोस अवस्था कमरे के तापमान पर में होती है। इसके अलावा इनमें जंग लगने का भी गुण पाया जाता है, अतः सभी विकल्प सही हैं। प्रश्न 100 देखेंगे हम कि दृश्यमान प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी होती है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है यानी 400 से 700 नैनोमीटर होती है,
क्योंकि दृश्यमान प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की सीमा 400 से 700 नैनोमीटर होती है। इस तरंगदैर्घ्य सीमा के प्रकाश को मनुष्य की आंखें देख सकती है। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य रेडियो तरंगों का सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा किरणों की होती है। जिस प्रकाश में भी लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक, जबकि बैंगनी रंग में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। प्रश्न 101 देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किसमें सबसे छोटा बंध सी उपस्थित है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि HC ट्रिपल बंध CH है। यानी कि दिए गए विकल्प में सबसे छोटा CC बंध HC ट्रिपल बंध CH में उपस्थित है। प्रश्न 102 देखेंगे, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा तीनों हैं। ऊर्जा के वे स्रोत जो कि नवीनीकृत होते रहते हैं तथा भविष्य में उनके समाप्त होने की संभावना न हो, ऐसे स्रोत को ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि। अतः विकल्प डी सही है। प्रश्न 103 है, प्लेग रोग किस जीवाणु से पैदा होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि यर्सिनिया पेस्टिस से, है ना। प्लेग रोग किस जीवाणु से होता है? तो यर्सिनिया पेस्टिस से होता है। प्लेग एक जीवाणु जनित रोग है। इसका जीवाणु यर्सिनिया पेस्टिस है, छोटे स्तनधारियों और उसके टिश्यूओं से पाया जाता है। इससे होने वाली मौत को ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। तो प्लेग रोग यूर्सिनिया पेस्टिस के होता है। प्रश्न 104 है, मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तल लेंस पाया जाता है। मनुष्य की आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है। यह रेटिना पर वास्तविक तथा उल्टा छवि बनाता है ना। मनुष्य की आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है। प्रश्न 105 है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन तीनों पाए जाते हैं। ग्रीन हाउस गैस वे गैस होती हैं जो कि पृथ्वी की सतह से परावर्तित होने वाली ऊष्मा को अवशोषित कर वायुमंडल का तापमान बढ़ाने का कार्य करती हैं। ग्रीन हाउस गैस निम्न है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प व अन्य मानव जनित कुछ गैसें हैं। अतः विकल्प डी सही है। प्रश्न नंबर 106 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार डीबी से ऊपर के शोर को ध्वनि प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 65 dB से ऊपर। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 65 डेसिबल से ऊपर के शोर को ध्वनि प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया गया है। सामान्य बोलचाल में उत्पन्न ध्वनि 40 से 50 डेसिबल होती है, जबकि रात में सोने के समय ध्वनि 40 डेसिबल से कम रखनी चाहिए। प्रश्न 107 है, बल का SI मात्रक क्या है? तो बल का SI मात्रक जो है न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि बल का SI मात्रक न्यूटन है, जबकि बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर है, जबकि बल की सीजे की इकाई डाइल होता है। प्रश्न 108 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अर्धचालक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है, सिलिकॉन है, जो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया भी जाता है। यानी कि दिए गए विकल्पों में सिलिकॉन एक अर्धचालक है। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों तथा कुचालकों के मध्य होती है। उदाहरण में हम देखेंगे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनाइड आदि। इसका उपयोग आजकल सेमीकंडक्टर चिप बनाने के मुख्य रूप में होता है। प्रश्न 109 है, 5 जगत प्राणियों के अनुसार किन विशेषताओं ने कवक को एक अलग जगत में रखा है? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उपरोक्त सभी में, क्योंकि कोशिका भित्ति की संरचना के अंदर झिल्ली और पोषण। कवक जो है यूकेरियोटिक जीव होते हैं, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि काइटिन व ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। कवक विषमपोषी होते हैं तथा अन्य जीवों से प्राप्त कार्बन पर निर्भर रहते हैं। इन्हें कोशिका भित्ति की संरचना, केंद्रक झिल्ली, पोषक व अन्य विशेषताओं के कारण कवक को एक अलग जगत में रखा गया है। प्रश्न 110 है, पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से किसे अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राथमिक उत्पादकता होती है, क्योंकि प्राथमिक उत्पादकों को सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये अपना भोजन बनाते हैं तथा प्राथमिक उपभोक्ता इन्हीं पर निर्भर रहते हैं। प्राथमिक उत्पादक सूर्य की ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं। अब हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन प्रश्न है 111, निष्क्राम्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निर्यात पर होगा। यानी कि मौर्यकाल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। जो भूमि राज्य की अपनी होती थी उससे होने वाली आय को सीता कहा जाता था, तथा जो भूमि राज्य के अधिकार में नहीं थी उससे होने वाली आय को भाग कहते हैं। मौर्यकाल में आयात व निर्यात कर भी लिया जाता था। आयात कर को प्रवेश व निर्यात कर को निष्क्राम्य कहा जाता था। प्रश्न 112 है, रामायण के लेखक कौन है? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, महर्षि वाल्मीकि है, क्योंकि रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं। इसका रचना काल 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है तथा इसमें 24,000
तथा इसमें 24,000 श्लोक हैं। रामायण में आदर्श पुरुष राम की कथा का वर्णन है। यह कुल 7 खंडों में विभाजित है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, किष्किंधा और लंका लड़का कांड तथा उत्तरकांड है। प्रश्न 113 देखेंगे हम। सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया? सती प्रथा को 1829 में समाप्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि राजा राम मोहन राय के सहयोग से गवर्नर जनरल विलियम ब्रिटिश ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेटिंग ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। प्रश्न 114 है, पदच्युत प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4, 1 और 2 सुमेलित हैं। यानी कि पदच्युति प्रस्ताव के संदर्भ में लोकसभा का अध्यक्ष अनुच्छेद 94, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अनुच्छेद 179 तथा राज्य विधान परिषद के सभापति अनुच्छेद 183 को संकल्प प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, जबकि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति को संकल्प द्वारा नहीं हटाया जा सकता, उसे उपराष्ट्रपति के रूप में संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। प्रश्न 115 है, इंडिका के लेखक कौन है? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेगास्थनीज है, क्योंकि मेगास्थनीज सेक्युलर निकेटर का राजदूत था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष व्यतीत किया। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में भी लिखा। प्रश्न 116 देखेंगे, संघ और राज्य की व्यवस्थापालिका की संयुक्त बैठक के विषय में सही है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। सी में कहता है 1, 2 और 3 सही है, क्योंकि संघ और राज्य की व्यवस्थापिका की संयुक्त बैठक के विषय में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। दूसरे सदन द्वारा स्वीकृत विधेयक यदि सदन विधेयकों में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो तथा दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए 6 माह से ज़्यादा समय हो जाए, तो राष्ट्रपति इन 3 परिस्थितियों में विधेयक को निपटाने और इस पर चर्चा करने तथा मत देने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। तीसरा है, राज्य व्यवस्थापिका के संबंध में संयुक्त बैठक का कार्य प्रावधान नहीं है, अतः विकल्प 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न 117 है, हजरत दातागंज के नाम से सामान्य जनता के बीच कौन प्रसिद्ध था? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अब्दुल हुसैन हजवेरी प्रसिद्ध था, क्योंकि हजरत दातागंज के नाम से सामान्य जनता के बीच अब्दुल हुसैन हजवेरी प्रसिद्ध थे। ये 18वीं शताब्दी में गजनी साम्राज्य के धर्मशास्त्री एवं उपदेशक थे, जो कशफ अल मजीद की रचना के लिए प्रसिद्ध हुए। इस ग्रंथ को फारसी में सूफीवाद का प्रारंभिक औपचारिक ग्रंथ माना जाता है। अपने उपदेशों के माध्यम से इन्होंने दक्षिण एशिया में इस्लाम के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रश्न 118 है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंगाल में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 18 फरवरी 1486 को फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को पश्चिमी बंगाल के नवदीप नादिया नामक उस गांव में हुआ था, जिसे अब मायापुर कहा जाता है। बाल्यावस्था में इसका नाम विशंभर था। इन्होंने गैडी वैष्णव संप्रदाय की आधारशिला रखी। ये हर समय भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। प्रश्न 119 से, भारत ब्रिटिश ताज के अधीन किस वर्ष आया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1858 में आया, क्योंकि भारत ब्रिटिश ताज के अधीन 1858 में भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत आया। इस अधिनियम ने भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर सम्राट को सौंप दिया। भारत में शासन संचालन के ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। प्रश्न 120 से, स्वर्णभूमि के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए है मलाया, क्योंकि मलाया को स्वर्णभूमि के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में मलाया द्वीप समूह को मलेशिया कहते हैं, जबकि सुमात्रा इंडोनेशिया को विश्व द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 121 है, 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बहादुर शाह जफर है, क्योंकि 1857 के विद्रोह के नेता बहादुर शाह जफर थे। इन्होंने 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ स्थित 96 की 20 NI तथा 3 LC की पैदल सैन्य टुकड़ी ने किया। शीघ्र ही विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को पुनः भारत का सम्राट और विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन के समक्ष समर्पण कर दिया। इसके बाद उन्हें शेष जीवन रंगून बर्मा में
निर्वासित बिताना पड़ा, वही उनकी मृत्यु हो गई। विभिन्न क्षेत्रों में 1857 के विद्रोह के नेता, केंद्र में विद्रोही नेता, कानपुर में नाना साहब, केंद्र है उधर विद्रोही नेता है, कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद में लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर, जगदीशपुर में कुंवर सिंह। प्रश्न 122 से सिंधु सभ्यता थी, तो ऑप्शन नंबर बी है नगरीय सभ्यता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु इस सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता उसकी नगर योजना एवं जल निकास प्रणाली है। यहाँ की सड़कें समकोण पर काटती थी और इस प्रकार ये नगर योजना एक ग्रिड प्रारूप अर्थात जल पद्धति पर आधारित थी। शहर में नलियों का जाल बिछा हुआ था। भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। प्रत्येक घर में एक रसोई घर एवं एक स्नान घर होता था। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। प्रश्न 123 देखेंगे हम। सबसे प्राचीन वेद अगर है तो कोई ऑप्शन नंबर सी है ऋग्वेद है, क्योंकि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इस वेद में कुल 10 मंडल एवं 28 सूक्त हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति हेतु होत्री ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। इसमें पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। ऋग्वेद के 2 ब्रह्मांड ग्रंथ हैं, ऐतरेय एवं कौशितकी। प्रश्न 124 से क्या सही है? सही के लिए हम देखेंगे कि दिए गए चारों कथन सही है, तो दिए गए चारों विकल्पों में कोई भी सही नहीं। विकल्प में कोई सही नहीं, चारों सही है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, जी सही कह सकता है। राष्ट्रपति किसी मंत्री के निर्णय पर विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद कह सकता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, कह सकता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, बिल्कुल कह सकता है। राज्यपाल किसी मंत्री के निर्णय पर विचार करने के लिए मंत्रिमंडल से कह सकता है, मंत्रिपरिषद से कह सकता है, बिल्कुल कह सकता है। वधूय क्या है? वधूय क्या है? ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से विशेष परिधान है, क्योंकि ऋग्वेद काल में विवाह के अवसर पर वधू एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनती थी जिसे वधूय पुकारते थे। नाचने वाली स्त्रियां पैसा नामक एक अन्य वस्त्र का प्रयोग करती थी। डिकचन को मरुद कहते थे जिसका प्रयोग ऋषि मुनि करते थे। प्रश्न नंबर हम देखेंगे 126। संविधान के अनुसार सही क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन राज्य विधानसभा होता है। क्योंकि भारतीय संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के बारे में बताया गया है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद शामिल होते हैं, जिसमें विधानसभा निचला सदन, पहला सदन तथा प्रधान सदन या लोकप्रिय सदन होता है, जबकि विधान परिषद उच्च सदन, द्वितीय सदन या वरिष्ठों का सदन होता है। अतः विकल्प 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न 127 है। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी श्रीगुप्त थे, क्योंकि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। उसका उत्तराधिकारी व पुत्र घटोत्कच था, परंतु गुप्त वंशकाली में सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम मिलता है। उसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। इसे इतिहास में एक नए संवत गुप्त संवत चलाने का श्रेय भी दिया गया था। गुप्त संवत 319 से 20 ईस्वी तथा शक संवत 78 ईस्वी के बीच 241 वर्षों का अंतर था। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 350 ईस्वी नहीं रजत चांदी मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। प्रश्न 128 है। अन्नपूर्णा योजना कब लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2000 में। अन्नपूर्णा योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2000 से 2001 में शुरू की गई थी। इस योजना का लाभ 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना NOAPS के नाम से वृद्धावस्था पेंशन के हकदार हैं, लेकिन उन्हें यह पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है। उन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है तथा उनको प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज की आपूर्ति इस योजना के अंतर्गत की जाती है। प्रश्न 129 है। वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 1997। शहरों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को ऊपर उठाने के उद्देश्य से देश के सभी शहरों में भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 से लागू है। इस योजना के तहत 75% राशि भारत सरकार देती है, जबकि 25% राशि प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है। शहरों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता देकर गरीबी उन्मूलन करना इन योजना का लक्ष्य है। प्रश्न 130 है। भारत में सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक की उम्र क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 60 से ऊपर अधिक। भारत में सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक की उम्र 60 वर्ष से ऊपर लेकिन 80 वर्ष से कम है। वही अति वरिष्ठ नागरिक के लोग हैं जिनकी उम्र 80 वर्ष से ज्यादा है। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान हम देखेंगे। प्रश्न 131 से। एक्सेल के फार्मूला शुरू होता है
तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बराबर से होता है, क्योंकि एक्सेल में फार्मूला बराबर से शुरू होता है, जैसे C10 + C11 बटे 12 प्लस D18। क्वेश्चन नंबर 132 है, कंप्यूटर का उपयोग इन क्षेत्र में है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी में है। खेत में है, मौसम पूर्वानुमान प्रस्तुतिकरण में। कंप्यूटर का उपयोग खेत, मौसम पूर्वानुमान प्रस्तुतिकरण, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष इत्यादि क्षेत्रों में होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र है जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर सूचना प्रदान करता है। प्रश्न 133 निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गूगल। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गूगल, क्योंकि दिए गए विकल्प में गूगल एक सर्च इंजन नहीं है, जबकि जीमेल एवं याहू ईमेल सेवाएं हैं। लिंक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। सर्च इंजन, अच्छा कौन सा सर्च इंजन है की बात कर रहा है, तो सर्च इंजन गूगल है। प्रश्न 134 है, कंप्यूटर का अनुप्रयोग निम्न में है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी में है ना। परिशुद्ध खेती, कार्यस्थल शिक्षण में कंप्यूटर का अनुप्रयोग परिशुद्ध खेती, कार्यस्थल शिक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान, डाटा प्रोसेसिंग, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, संचार इत्यादि क्षेत्रों में होता है। प्रश्न 135 निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, गलत की बात पूछ रहा है, तो MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि दिए गए विकल्पों में MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यूनिक्स तथा डास तथा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रश्न 136 से MS ऑफिस एक है, क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। यह सूट इन एप्लीकेशन का एक आवश्यक संग्रह है, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और बहुत कुछ शामिल है। यह किसी ऑफिस की सभी जरूरतों को पूरा करता है। प्रश्न 137 है, वायरस खालिस्तान है, तो वायरस है ऑप्शन नंबर बी एक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वायरस एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटरों के बीच फैलता है और डाटा तथा सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। जब कोई वायरस प्रोग्राम निष्पादित करता है तो यह अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों को संशोधित करके स्वयं की प्रतिकृति बनाता है। यह प्रकृति किसी फाइल या प्रोग्राम को संक्रमित करता है। यदि यह बड़े पैमाने पर फैलता है तो अंततः डिवाइस क्रैश हो जाता है। कंप्यूटर वायरस के प्रकार है बूट सेक्टर वायरस, बूट सेक्टर वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, ओवरराइट वायरस, ब्राउज़र हाइजैक इत्यादि हैं। प्रश्न 138 है, स्कैनर एक डिवाइस है, तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस एक प्रकार का परिधीय उपकरण है जो कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा होता है और कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह टेक्स्ट, छवि, ऑडियो या वीडियो किसी भी रूप में हो सकता है। इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं कीबोर्ड, माउस। इनपुट डिवाइस में मालूम कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन इत्यादि। प्रश्न 139 से राम खालिस्तान मेमोरी है। राम एक स्थायी एवं अपरिवर्तनशील मेमोरी है, क्योंकि रैम ROM राम रीड ओनली मेमोरी है। यह एक स्थायी एवं अपरिवर्तनशील मेमोरी है जो व्यक्तिगत और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है। इसमें विद्युत आपूर्ति बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है। रोम जो है, रोम के 4 मुख्य प्रकार होते हैं, MROM, PROM, EROM और EEPROM होते हैं। वहीं दूसरी ओर रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी होती है। प्रश्न 140 है, मल्टीमीडिया में शामिल है, तो इसका सही ऑप्शन ऑडियो और वीडियो दोनों शामिल है, क्योंकि मल्टीमीडिया में ऑडियो और वीडियो दोनों शामिल है। ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसमें मल्टीमीडिया सूचना के निर्माण, स्टोरेज, प्रदर्शन, परिवर्तन अथवा एक्सेस के उद्देश्य से 2 या अधिक प्रकार के माध्यमों जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड एवं वीडियो को एकत्रित करने की क्षमता होती है, उन्हें मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। सामान्य ज्ञान देखेंगे 141 प्रश्न, भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट, क्योंकि भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। इसे 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकनूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण मान द्वारा पृथ्वी के निकट वृत्तीय कक्षा में 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे, वायु विज्ञान प्रयोग और भौतिकी प्रयोग तथा एक्स किरण खगोलीय प्रयोग। इस उपग्रह की सक्रिय कार्य अवधि मात्र 6 माह निर्धारित की गई थी, परंतु इसने मार्च 1980 तक अंतरिक्ष से आंकड़े भेजने का कार्य किया। प्रश्न 142 से रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि हेनरी बेक्यूरल ने की थी, क्योंकि रेडियोधर्मिता की खोज 1896 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेक्यूरल ने की थी। इसके लिए 1903 में इन्हें मैडम क्यूरी और पियरे के साथ भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला। रेडियोधर्मिता कुछ तत्वों के अस्थिर नाभिक से कणों या तरंगों के स्वतः स्फुट उत्सर्जन की घटना है। रेडियोधर्मी उत्सर्जन 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। प्रश्न 143 निम्नलिखित में से दिल्ली और किस शहर के बीच
ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि अमृतसर है, क्योंकि दिल्ली और अमृतसर शहर के बीच ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहा जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 2 केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को जोड़ता है। प्रश्न 44 भारत के पठारी भाग में काली मिट्टी का विकास किस प्रकार की चट्टानों पर हुआ है, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आग्नेय चट्टानों हुआ है, क्योंकि भारत के पठारी भाग में काली मिट्टी का विकास बेसाल्ट अवसादी चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी को रेगुलर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कपास की खेती के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त होती है। यह मिट्टी महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में पाई जाती है। प्रश्न 145 देखिए, छत्तीसगढ़ की गांधी किसे कहते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन डॉक्टर पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहते हैं, क्योंकि पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ की गांधी कहा जाता है। इन्हीं के प्रयासों से महात्मा गांधी पहली बार रायपुर आए थे। धमतरी के पास कंडेल सत्याग्रह का नेतृत्व भी इन्होंने किया था। ये छत्तीसगढ़ में जनजागरण तथा सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। प्रश्न 146 है, चंद्रयान 1 का प्रक्षेप कब किया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था। चंद्रयान 1 का प्रक्षेप 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोट के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV C11 से किया गया था। यह भारत का पहला चंद्र मिशन था। 22 जुलाई 2019 को भारतीय भू तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV MK3 द्वारा चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, लेकिन यह अभियान सफल नहीं हो सका। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में LVM-3 M4 रॉकेट में प्रक्षेपित किया, जो 30 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड किया। प्रश्न 147 से, वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या में किस आयु वर्ग की अधिकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वृद्धों की आश्रित जनसंख्या में, क्योंकि वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या की अधिकता है, यानी कि NSSO आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार भारत में 15 से 59 वर्ष कार्यशील जनसंख्या के आयु वर्ग की श्रम शक्ति भागीदारी दर लगभग 53% है, जिसमें 80% पुरुष तथा 25% महिलाएं हैं। प्रश्न 148 से, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, क्योंकि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, इसका ऑप्शन सी है, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया, क्योंकि तड़ित चालक का आविष्कार 1749 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। यह एक धातु की छड़ होती है, जिसे आमतौर पर विद्युत के सीधी मार्ग से होने वाली क्षति को रोकने के लिए ऊंचे टावरों और इमारतों के ऊपर रखा जाता है। धातु की छड़ आवेश एकत्र करती है और उसे पृथ्वी की ओर निर्देशित करती है। प्रश्न 149, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी सिरपुर में है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में स्थित है। इसका निर्माण 525 से 540 ईस्वी के बीच समावेशी राजा हर्षगुप्त की पत्नी रानी वाटसा देवी ने राजा हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद उनकी याद में कराया था। यही कारण है कि लक्ष्मण मंदिर एक हिंदू मंदिर के साथ नारी के मौन प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। यही कारण है कि लक्ष्मण मंदिर को एक हिंदू मंदिर के साथ नारी के मौन प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, तो सिरपुर में है। प्रश्न 150वां अंतिम प्रश्न है कि वायु प्रदूषण के कारण किस गैस का क्षरण होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओजोन का। वायु प्रदूषण के कारण किस गैस का क्षरण होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि ओजोन का, क्योंकि वायु प्रदूषण के कारण ओजोन गैस का क्षरण होता है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनने वाली एक गैस है, जो पृथ्वी की सतह से 30 से 32 किलोमीटर ऊंचाई पर अधिक पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से मानव जीवन की रक्षा करती है, लेकिन पर लगातार क्षय हो रहा है, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS एक प्रमुख गैस है। इसी के साथ शिक्षक भर्ती 2023 का जो पेपर था सेट ए वो समाप्त हुआ हमारा। अगले हम अध्याय में देखेंगे, हमारा अगले अध्याय 20वां भाग में हम ये देखेंगे कि सहायक शिक्षक भर्ती 2023 का पेपर हम को इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखेंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप सभी वीडियो को देखें और स्क्रॉल करके आप ऊपर से नीचे तक देखिए और सुनिए। महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, खासतौर से CG व्यापम में शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं शिक्षक भर्ती की दृष्टि को देखते हुए। मैं मुकेश अब आपसे विदा लेता हूँ।